हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट का एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैथ से संबंधित रहेगा। मैथ का एक टॉपिक होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से आपका जो है यूपी टेट में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण बन जाता है समझने के लिए। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ आपका जो कि एक लंबा सा टॉपिक माना जाता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है एलसीएम की एक बेसिक क्लास करने वाले हैं। आज जो है एलसीएम के बारे में हम एक बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं और जिनसे जो है आपका हर एक प्रकार का सवाल एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित हल हो सके, आप समझ सकें। तो एलसीएम की आज जो है एक बेसिक क्लास होने वाली है दोस्तों। इसके बाद हम लोग एडवांस क्लास लेने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो आज जो भी डाउट्स एलसीएम से संबंधित छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग करते हैं वो सारा आपका जो है आज खत्म होने वाला है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम से संबंधित जो प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको हम देखते ही कैसे हल कर पाएँ, कम समय में कैसे हल कर पाएँ, बगैर जो है टाइम गंवाए, बगैर टाइम वेस्ट किए ही हम कैसे कम समय में जो है एलसीएम वाले सवालों को कर पाएँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं चीज़ों को सीखने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। हालांकि आज हम लोग एलसीएम की बेसिक क्लास को समझने वाले हैं। बेसिक क्लास जो है आपका ये रहेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ शब्दों को समझते हैं जो आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा रहता है, जिनसे हम लोग जो है अनभिज्ञ रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही एक शब्द होता है आपका अपवर्तक। दोस्तों, अपवर्तक क्या होता है, सबसे पहले इसी चीज को हम समझते हैं। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। अपवर्तक को क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीपल बोलते हैं। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक क्या होता है? तो अपवर्तक के बारे में समझते हैं। जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती हैं वे उन संख्याओं की अपवर्तक कहलाती है। 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 अपवर्तक को गुणनखंड मतलब कि फैक्टर या विभाजक मतलब कि डिवीजर अपवर्तक को गुणनखंड या विभाजक भी कहते हैं। अपवर्तक को विभाजक या फिर गुणनखंड भी कहते हैं। अब ये दोस्तों क्या है अपवर्तक? क्या, अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण से समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। उदाहरण समझते हैं दोस्तों, उदाहरण से जो है ज़्यादा समझ में आएगा। अपवर्तक क्या? जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, जिन संख्याओं से कोई संख्या
यहाँ पर संख्या मैंने नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा। कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है वे उन संख्याओं की अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक को गुणनखंड अथवा विभाजक भी कहते हैं। अब उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक। कहने का कुल मिलाकर के ये मतलब है कि कोई एक संख्या है और उस संख्या को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो उसको विभाजित कर रही है। अब जैसे 12 का अपवर्तक, अब जैसे 12 का अपवर्तक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। जैसे 8 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों? 8 का अपवर्तक क्या होगा? जैसे 1, 2, 4 और स्वयं 8। उसी तरह से जैसे 9 का अपवर्तक, 9 का अपवर्तक, 9 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों? 9 का अपवर्तक 1, 3 और स्वयं 9। उसी तरह से 15 का क्या होगा? 15 का अपवर्तक, 15 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों? 15 का अपवर्तक क्या होगा? 1, 3, 5 और स्वयं 15। उसी तरह से अगर कहा जाए 6 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों? 6 का अपवर्तक क्या होगा? 6 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3 और स्वयं 6। तो दोस्तों इससे ये समझ में आया 12 का अपवर्तक मतलब कि 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? 1 काट सकती है, 2 काट सकती है, 3 काट सकती है, 4, 6 और स्वयं 12। तो ये इतनी सारी संख्या इस 12 का अपवर्तक हुआ। उसी तरह से 8 का अपवर्तक मतलब 8 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो काट सकती है? जैसे 1, 2, 4 और 8। तो ये सारी संख्या इस 8 की संख्या का अपवर्तक हुआ। वही चीज यहां पे कहा गया है जिन जिन संख्याओं से, तो जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है वे उन संख्याओं की अपवर्तक कहलाती है। और इस अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं अथवा विभाजक भी कहते हैं। अब विभाजक क्यों कहेंगे? विभाजक तभी होता है जब शेषफल शून्य आता है। तो अगर जब आप 12 में 1 से भाग दोगे तो शेषफल शून्य आएगा। अगर 2 से भाग देते हो तब भी शेषफल शून्य आएगा, 3 से देते हो तब भी शेषफल शून्य आएगा। मतलब जो भी जिन भी संख्याओं से अगर वो विभाजित हो रही है तो शेषफल अगर जो है शून्य आता है तो वही क्या है? विभाजक हो जाती है। मतलब कि 12 का ये विभाजक भी हुआ। और गुणनखंड कैसे हुआ? गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि कोई अगर एक संख्या है और उस संख्या को कोई दूसरी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं में खंडित कर दे तो वही उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे यहां पर 12 है, अब इस 12 को हम 2 के माध्यम से 2 भागों में खंडित कर सकते हैं, 2 छंगे 12। तो अब इस 12 का 2 क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। वैसे 6 को अगर हम 12 में गुणनखंड करें, अगर 6 का 12 में भाग दें तो 6 जो है 12 को 2 भागों में खंडित कर देगा। तो 6 क्या हुआ? इस 12 का गुणनखंड हुआ। इस वजह से दोस्तों इस अपवर्तक को जो है हम गुणनखंड भी कहते हैं और विभाजक भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपवर्तक की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इनसे भी आपका जो है प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है। तो अपवर्तक की कुछ विशेषताएं क्या हैं समझते हैं। अपवर्तक की कुछ विशेषताएं क्या हैं? जैसे अपवर्तक की विशेषताओं में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का एक अपवर्तक जरूर होता है। प्रत्येक संख्या का एक अपवर्तक होता है, एक अपवर्तक जरूर होता है। मतलब कि जो संख्या 1 है, हर एक संख्या का मतलब एक
सभी संख्या का अपवर्तक होता है। एक सभी संख्या का अपवर्तक होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रख लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं 12 में भी एक है, 8 में भी एक है, 9 में भी एक है, 15 में भी एक है, 6 में भी एक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हर एक संख्या का अपवर्तक एक जरूर होता है। और इसी से संबंधित एक पॉइंट और समझते हैं। सबसे छोटा अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है। सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है। मतलब किसी भी संख्या का सबसे, अगर तुमसे आप सभी से यह पूछा जाए कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे? एक कहोगे। मतलब कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? एक होता है। क्योंकि प्रत्येक संख्या में एक होता है, हर एक संख्या का एक जरूर अपवर्तक होता है, तो हर एक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक ही होगा। यह पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद कर सकते हो? हर एक संख्या का अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। स्वयं वह संख्या होती है। और हर एक संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं संख्या होती है। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इतने पॉइंट्स जो है आपको अपवर्तक से संबंधित याद रखने हैं। हर एक संख्या का एक अपवर्तक होता है, सभी संख्या का अपवर्तक एक होता है, और सभी संख्याओं का सबसे छोटा अपवर्तक भी एक होता है। ये आप पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। हर एक संख्या का जो अपवर्तक होता है वो स्वयं वह संख्या होती है। हर एक संख्या का अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। देख लीजिए यहाँ पर 12 का स्वयं 12 भी है, 8 का स्वयं 8 है, 9 का स्वयं 9 है, 15 का स्वयं 15 है, 6 का स्वयं 6 है। और दूसरा पॉइंट, हर एक संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं संख्या होती है। आप इसमें देख लीजिए 12 को इतने सारे संख्या काट रहे हैं, ये सारे जो है 12 के गुणनखंड है, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो स्वयं वही संख्या है। जैसे 12 सबसे बड़ी है तो 12 का अपवर्तक स्वयं 12 सबसे बड़ी संख्या हुई। 8 का अपवर्तक इतने सारे हैं, 8 सबसे बड़ी हुई। 9 में अपवर्तक इतने सारे हैं, 9 सबसे बड़ी हुई। उसी तरह से 15 में और 6 में भी 15 सबसे बड़ी और 6 सबसे बड़ी संख्या हो रही है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अपवर्तक से संबंधित सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम के बारे में हम लोग समझते हैं, और एलसीएम से संबंधित जो छोटी छोटी गलतियां उनको भी हम लोग देखते हैं। प्यारे मित्रों, एलसीएम को समझने से पहले एक और शब्द है समापवर्त। समापवर्त को भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एलसीएम समझेंगे। समापवर्त, समापवर्त, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? समापवर्त, समापवर्त वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक
संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए, उस संख्या का वो समापवर्त कहलाता है। आप समझते हैं उदाहरण से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे 4 और 6 का समापवर्त, 4 और 6 का समापवर्त, 4 और 6 का समापवर्त मतलब कि समापवर्त का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो दी हुई संख्या से, जैसे 4 और 6 ये दी हुई संख्या है, 4 और 6 से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाए, तो 4 और 6 का वही समापवर्त होगा। जैसे 4 और 6 से कौन सी संख्या कटेगी, जैसे 12 के बाद 24, 36, 48, ऐसे करते हुए आप समझ सकते हैं। जैसे अब 4 से 12 कट सकती है, 6 से भी 12 कटेगा, 4 से 24, 6 से भी 24, 4 से 36, 6 से भी 36, 4 से 48, 6 से भी 48। तो ऐसे करते हुए बहुत सारी संख्याएं हैं दोस्तों, जो आपका जैसे 60 भी है, 60 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। अब ये 4 और 6 का समापवर्त हुआ, मतलब कि दी हुई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए। 2 या 2 से अधिक जो भी संख्या दी गई है उनसे पूरा जो विभाजित हो जाए, वही जो है उन संख्याओं का समापवर्त होगा। जैसे यहाँ पर 4 और 6 का समापवर्त ये सारी संख्या हुई। उसी तरह से जैसे 5 और 6 का समापवर्त, 5 और 6 का समापवर्त कौन सा हो सकता है दोस्तों? 30 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 40 नहीं होगा, 60 हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपका 5 और 6 का समापवर्त कहलाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समापवर्त भी समझ में आया होगा। समापवर्त क्या होती हैं, इन चीज़ों को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं एलसीएम। प्यारे मित्रों, अब समझते हैं एलसीएम को। एलसीएम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका फुल फॉर्म समझेंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये इनका फुल फॉर्म हो जाता है। लीस्ट या लॉबेस्ट भी आप कह सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आप इस चीज को समझिएगा, लीस्ट या लॉबेस्ट, इन दोनों का मतलब क्या होगा? छोटा या छोटी। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। लीस्ट कम से कम या छोटा सा छोटा या छोटी सी छोटी, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। इन दोनों का यही मतलब होगा। तो अब समझते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही
उन संख्याओं का एलसीएम होता है, एलसीएम होता है। तो क्या आपने समझा? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही उन संख्याओं का एलसीएम होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं जिनसे जो है अच्छे से समझ में आएगा और बेहतर ढंग से आप समझ लोगे। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 और 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने क्या कहा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई, अब दी गई में क्या कौन कौन सी संख्या 4 और 8 है, दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी जो समापवर्त की बात हो रही थी वो इसी से कुछ संबंधित है, 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित। लेकिन वो कंडीशन क्या है इसमें, छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। मतलब कि सबसे छोटी ऐसी कोई संख्या बताइए जो 4 और 8 दोनों से कट जाए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो संख्या आपका 16 है, वो संख्या आपका क्या है? 16 है। अब आप देखिए 4 से 16 कट सकता है, 8 से भी 16 कट सकता है। क्या 16 से नीचे कोई ऐसा, 16 से छोटा कोई एक ऐसी संख्या आप बताइए जो 4 और 8 से दोनों से कट जाए? आई थिंक कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 16 होगा। 4 चौके 16, 8 दूनी की 16। अब ये छोटी संख्या है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा? अब फिर वही प्रोसेस करना है। ऐसी कोई एक संख्या बताइए, ऐसी एक कोई संख्या बताइए जो 6 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 18 से, और वो संख्या एकदम छोटी, सबसे छोटी ऐसी कोई संख्या बताइए। तो 18 और 6 दोनों से कटने वाली ऐसी कोई संख्या बताइए। तो स्वयं इसमें 18 होगी, 18, क्योंकि अभी आपने अपवर्तक पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि स्वयं भी हर एक संख्या का अपना स्वयं भी अपवर्तक होता है। तो 6 से क्या 18 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 18 से क्या 18 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। इसलिए 6 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 18 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 और 15 का एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 15 का एलसीएम। अब 5 और 15 का एलसीएम होने का मतलब ये है कि ऐसी कोई एक संख्या आप बताइए जो 5 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 5 और सबसे छोटी भी हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो 5 और 15 से ऐसी कौन सी संख्या कट सकती है? तो 5 और 15 से स्वयं 15 कट सकती है, 5 से 15 भी कट जाएगी, 15 से भी 15 कट जाएगी। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं जो 5 और 15 काट सके, तो स्वयं 15 होगी। तो अभी तो 2 ही संख्या है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा तरीका भी एलसीएम किया कैसे जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 4 6 का एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? फिर से आप वही समझने की कोशिश करिए। एलसीएम की बात हो रही है तो मतलब ऐसी कोई एक संख्या आप बताइए जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। छोटी संख्या, और सबसे छोटी ऐसी कोई एक संख्या बताइए जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो आप कहोगे वो संख्या कौन सी होगी? 24। 3 से भी कट जाएगी,
4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। आई थिंक 24 से नीचे कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो 3, 4 और 6 तीनों से कट जाए। तो इन 3, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। और समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 5, 12, 15 का एलसीएम। अब कहने का मतलब फिर से वही आ गई बात, मतलब कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो 5 भी काट ले, 12 भी काट दे और 15 भी काट दे, और वो सबसे छोटी संख्या हो, उसके नीचे ऐसी कोई संख्या ना हो जो 5, 12 और 15 काट दे, सबसे छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 3, 4, 6, 24 से नीचे कोई ऐसी एक संख्या नहीं जो 3, 4, 6 ये तीनों संख्या काट सके। 24 ही सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 और 6 तीनों संख्याएं काट रही हैं। वैसे ही 5, 12 और 15 ऐसी कोई एक संख्या आप बताइए जिनसे जो है मतलब इन तीनों से वो संख्या कट जाए, उससे छोटी कोई संख्या ऐसी ना हो जो कट जाए, वो सबसे छोटी होनी चाहिए। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए वो। तो आप बताइए क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 60। वो कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों? 60 हो सकती है। जैसे 5 से 60 कट सकती है, 12 से भी 60 कट सकती है, 15 से भी 60 कट सकती है। तो इस प्रकार 5, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। उसी तरह से दोस्तों मान लो मैंने कहा 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो अब आपका क्या जवाब होगा? सेम वही चीज, एलसीएम की बात हो रही है, फिर से आप वही बात करेंगे कि हाँ 10 से ऐसी कोई एक लीस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, ऐसी कोई एक छोटी से छोटी संख्या आप बताइए जिसको 10 भी काट दे, 15 भी काट दे, 20 भी काट दे, कोई ऐसी एक छोटी सी संख्या बताइए। तो आप क्या बताएंगे? ऐसी कौन सी संख्या है? फिर से अगेन आप कहेंगे 60 है। आप क्या कहेंगे? 60 है। तो मतलब 10, 15, 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा दोस्तों? 60 होगा, क्योंकि 10 से विभाजित हो रहा है। 10 छंगे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो अभी तो फिलहाल मैंने ये समझाया है दोस्तों कि वास्तव में एलसीएम क्या होता है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि एलसीएम किया कैसे जाता है। हम देखते ही कैसे बता दें कि 10, 15, 20 का एलसीएम 60 हो सकता है, 5, 12, 15 का एलसीएम 60 हो सकता है, या 3, 4, 6 का एलसीएम 24 हो सकता है। हम कैसे देख करके बता दें, मतलब कि टाइम वेस्ट ना हो और हमारा आंसर भी आ जाए। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अब समझते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि एलसीएम करेंगे कैसे, एलसीएम किया कैसे जाए। जैसे मान लीजिए अब हम कुछ उदाहरण को देखते हैं और हम लोग हल करेंगे कि कैसे जो है एलसीएम को किया जाए कम समय में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे इस प्रोसेस से आप लोग करते हो 4 और 6 का एलसीएम। अब आप देख रहे हैं सब में 8 है यहाँ पर, 4 और 8 का एलसीएम। अब आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले इवन नंबर है, तो आप सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी की 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया? ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। इस प्रोसेस को आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये तो अभी 4 और 8 है, छोटी संख्या तो आपने कर लिया, लेकिन जहां बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है वहां पर टाइम ज़्यादा लगता है, और जब टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर सवाल भले हल हो जाए लेकिन वो निरर्थक हो जाता है, क्योंकि समय ज़्यादा ले लिया। तो इसलिए हमें इस विधि को नहीं अपनाना है। हम इस विधि को वहीं पर अपनाएंगे जहां पर रेयरली ज़्यादा समस्या आए।
जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आए, जहाँ पर हम असमंजस में पड़ जाए, वहाँ पर इस विधि को हम प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका होता है जिनको हम लोग आसानी से समझेंगे, कम समय में समझेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे। अब इस विधि को नहीं अपनाना है, अब देखो करना क्या है, आप समझने की कोशिश करो। जैसे 4 और 8 का जब भी एलसीएम पूछा जाए, किसी भी संख्या का जब एलसीएम पूछा जाए, तो आप समझते हैं इस बात को कि जो एलसीएम पूछा जाता है उसमें जो संख्याओं की संख्या होती है कम से कम 2 संख्या होगी। कम से कम मतलब देखिए आप 4 और 8 2 संख्या, और अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे 5 संख्याएं हो सकती है, 6 संख्याएं हो सकती हैं, अधिक से अधिक। आप इस चीज को समझते हैं, कम से कम 2 संख्या हो सकती है और अधिक से अधिक 6 7 जितना भी आप समझ सकते हैं हो सकती है, वो सवाल पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 2 संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन सी है, एक 4 है और एक 8 है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, जितनी संख्याएं उसमें होंगी, आप सबसे पहले अगर आपको एलसीएम कम समय में करना है, आपके टाइम को बचत रखनी है, तो आप इस विधि को जरूर याद रख लीजिए जो विधि मैं बताने चल रहा हूं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि उसमें यह देखना है किन किन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं 4 और 8, संख्याओं की संख्या 2 है। अब जब यह पता चल जाए कि संख्याओं की संख्या कितनी है, तो उसमें आप एक चीज ये देखा करो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे 2 संख्याएं तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है ये देखा करो। 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देखा करो। 4 संख्याएं तो 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देखो। 5 संख्या है तो 5 में कौन सी सबसे बड़ी है ये देखा करो। 6 संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है ये देखा करो। मतलब जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसमें ये देखना है कि उन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहां पर 2 संख्या 4 और 8, इसमें सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको दिखेगा 8। अब दोस्तों इस 8 का आप टेबल पढ़ो, 8 का टेबल पढ़ो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब आपको शुरू से ही एकदम पढ़ना, 8 का पहले 1 से टेबल करना है, 8 से फिर 2 का करना है, ऐसे करते हुए चलना। अब 4 है और 8 है, 2 संख्याएं हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 8 से हमने 1 में मल्टीप्लाई किया, जो 8 संख्या है ये क्या इस 8 को दी हुई संख्या विभाजित कर रही है, प्रत्येक दी हुई संख्या विभाजित कर रही है। तो आप देखेंगे 4 से 8 कट रहा है, 8 से भी 8 कट रहा है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो यही होगा। 4 और 8 का जो एलसीएम होगा यही होगा। मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा एक अलग सी संख्या लेकर के। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम। अब 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कहिए तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 15 और 20 का एलसीएम, जैसे आपने किया पहले इवन है तो 15 10, फिर 15 5, फिर 3 5 5, फिर उसके बाद 5 1 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। ये इसका एलसीएम कितना आया? 60 है। अब इतना टाइम लगा, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें आप देखो कितनी संख्या है, 1 2। अब दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? 20। अब 20 का टेबल आप पढ़िए, 20 1 जा 20। अब 20 को क्या 15 काट सकती है? नहीं। 20 से 20 कट सकती है लेकिन 15 से 20 नहीं कट सकती है, इसलिए ये एलसीएम नहीं होगा। 20 का फिर टेबल पढ़ो 2 बार, 20 दूनी की 40। 15 से क्या 40 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर से इसको हटाओ, ये भी एलसीएम नहीं है। 20 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 20 3 60। क्या 15 से 20 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। क्या 20 से 15 से क्या 60 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 20 से 60 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। इसका मतलब 15 और 20 का जो एलसीएम है वो क्या होगा? 60 होगा। हमें यही चीज अपनाना है। और भी हम संख्याओं को देखते हैं दोस्तों, जैसे 5
12 15 का एलसीएम क्या होगा? 5 12 15 का एलसीएम क्या होगा? 5 12 15 का एलसीएम क्या होगा? तो अब सबसे पहले, अब इसमें कितनी संख्याएं? 1 2 3, संख्याओं की संख्या 3 है। तो अब संख्याओं की संख्या 3 है तो इसमें कोई ना कोई तो एक बड़ी संख्या होगी। तो इसमें आपने देखा 15 सबसे बड़ी संख्या है, तो इस 15 का टेबल आप पढ़िए। 15 एकम 15 हुआ। 15, अब क्या 15 5 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन 12 से क्या 15 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। कहने का कुल मिलाकर के ये मतलब है कि हम उस बड़ी संख्या का ऐसा टेबल पढ़ें कि उस टेबल में एक ऐसी संख्या आए जो दी हुई हर एक संख्या से वो काट दे, मतलब कि दी हुई हर संख्या से वो विभाजित हो जाए। तो अब बताइए 15 का जब टेबल करेंगे एक बार, 15 1 जा 15 तो 15 आएगा। 15 5 से तो कट सकता है लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये एलसीएम इसका नहीं होगा। तो 15 2 जा करते हैं 30 होगा। 5 से 30 विभाजित हो सकता है बट 12 से नहीं होगा। 15 से हो सकता है, 5 से हो सकता है लेकिन 12 से नहीं होगा, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं है। फिर से हम देखते हैं 15 का 3 से करते हैं, 15 3 का 45। 5 से कट सकता है, 15 से कट सकता है लेकिन 12 से नहीं कट सकता, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं है। 15 का फिर से गुणा करते हैं 4 बार, 15 चौके 60। 5 से क्या 60 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 12 से 60 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 15 से 60 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो इस प्रकार 60 क्या हुआ? इन सारी संख्याओं का एलसीएम हुआ। इन सारी संख्याओं का क्या हुआ दोस्तों? एलसीएम हुआ। और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए 15 20 15 20 15 20 30 15 20 30। अब इस 15 20 30 का एलसीएम क्या होगा? 15 20 30 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 15 20 30 का एलसीएम क्या होगा? अगेन वही चीज हमें अपनाना है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। अब 30 है तो 30 का टेबल पढ़ना है। सबसे पहले यही देखना है, 30 1 जा 30। 30 15 से कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं। 30 से स्वयं 30 कट सकती है लेकिन 20 नहीं, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। अब 30 का मल्टीप्लाई 2 बार करो, 30 दूनी की 60। क्या 15 से 60 कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। क्या 20 से कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। 30 से कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। इसका मतलब 15 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और भी देखते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए मैंने कहा 20 25 का एलसीएम क्या होगा? 20 25 का एलसीएम क्या होगा? 20 25 का एलसीएम क्या होगा? तो अब 20 और 25 दो ही संख्या है, तो अब सबसे पहले क्या करना? बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई। 25 का 1 से 25 1 जा 25। क्या 20 से 25 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 25 से 25 कट सकता है लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा। 25 दूनी की 50 50। क्या 20 से 50 कट सकता है? नहीं कट सकता है, इसका मतलब ये भी एलसीएम नहीं है। 25 3 का 75। क्या ये 20 से 75 कट सकता है? बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए ये भी एलसीएम नहीं होगा। 25 चौका 100। क्या 20 से 100 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 25 से 100 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। इसका मतलब 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो 100 होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। और भी दोस्तों देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 12 15 और 20। 10 12 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 10 12 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? अब इसमें संख्याओं की संख्या 4 है। अब संख्याओं की संख्या 4 है तो इसमें यह देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देख रहे हैं 20 है, तो अब 20 है तो 20 को उठा लीजिए और 20 का टेबल करिए। 20 मतलब 20 बन जाए 20 या 10 से 20 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, लेकिन 12 और 15 से नहीं कट सकता। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। 20 का फिर से टेबल पढ़ो 2 बार। 20 दूनी की 40। अब क्या ये 10 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 20 से कटेगा, लेकिन ये एलसीएम नहीं है क्योंकि हर एक संख्या से कटनी चाहिए। उसके बाद फिर 20 का 3 से गुणा करना है। 20 3 के 60।
क्या 10 से 60 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 12 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 15 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 20 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। इसका मतलब इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? वो आपका 60 होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये समझ में आ रहा होगा। और आई थिंक उस प्रोसेस से तो बेहतर ही है, कम समय में आप कर सकते हैं। कुछ और भी देखते हैं दोस्तों। 20, 25, 50 का एलसीएम क्या होगा? 20, 25 और 50 का एलसीएम क्या होगा? अगेन वही चीज अपनाना है। तीन संख्या 1, 2, 3 और सबसे बड़ी संख्या 50 है, तो 50 का टेबल पढ़ना है हमें। 50, 50 बन जा 50। क्या 20 से 50 कट सकता है? नहीं कट सकता। इसका मतलब 50 एलसीएम नहीं होगा। अब 50 का 2 बार से गुणा करो। 50, 50 दूना 100। क्या 20 से 100 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। क्या 25 से 100 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। क्या 50 से 100 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। इसका मतलब 20, 25 और 50 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो आपका 100 होगा। उसी तरह से 15, 30, 45 का एलसीएम 15, 30, 45 का एलसीएम क्या होगा? 15, 30, 45 का एलसीएम क्या होगा? आगे वही प्रोसेस हमें अपनानी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 45। 45 है तो 45 बन जा 45। क्या 15 से 45 कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। लेकिन 30 से क्या कटेगी? नहीं कटेगी, इसलिए 45 इन तीनों का एलसीएम नहीं होगा। 45 का फिर से टेबल पढ़ना है। 45 दूना का 90। क्या 15 से 90 कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। क्या 30 से कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। क्या 45 से कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। इसका मतलब 90, 15, 30 और 45 का क्या हुआ दोस्तों? एलसीएम होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं, जैसे 12, 16, 24 का एलसीएम 12, 24, 16 का 12, 16, 24 का एलसीएम 12, 16, 24 का एलसीएम क्या होगा? अब 12, 16, 24 सेम वही प्रोसेस हमें अपनाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। 24 का टेबल हमें पढ़ना है। 24 आया। 12 से 24 कट सकती है लेकिन 16 से नहीं। 24 से कट सकती है लेकिन 16 से नहीं कट रही, इसलिए एलसीएम नहीं होगा। 24 का 2 बार गुणा करते हैं। 24 दूनी की 48। क्या 12 से 48 कट सकती है? बिल्कुल। 12 चौके 48। 16 से कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। 24 से कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। इसलिए 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? आपका 48 होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 25, 50, 75 का एलसीएम क्या होगा? 25, 50, 75 का एलसीएम क्या होगा? तो 25, 50, 75 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे वही प्रोसेस अपनाना है हमें। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 75। तो 75 वन जा 75। 25 से 75 कट सकता है लेकिन 50 से 75 नहीं कट सकता है। 75 का 2 गुना करना है, 150 आएगा। तो 25 से क्या 150 कट सकता है? 25 से 150 बिल्कुल कट सकता है। 50 से क्या 150 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 75 से 150 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। इसलिए ये 150 मतलब कि 150 जो है 25, 50 और 75 का क्या होगा दोस्तों? एलसीएम होगा। एलसीएम हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को ये एलसीएम की जो बेसिक क्लास है वो बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में।